हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल बेटा। मैं आपका बाबा सर और मैं आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं अपनी सीरीज जिसका नाम था जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है आपके भ्रूणकोश वर्सेज भ्रूणपोष। नाम दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद इन दोनों का कंफ्यूजन भगा देना, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर हो जाएगा। और जहां कंफ्यूजन दूर करना होता है, जहां कंफ्यूजन होता है वहां ब्लास्ट होता है, और ये अपनी सीरीज का नाम है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको किसी टॉपिक में आपके कंफ्यूजन होता है, तो उसी कंफ्यूजन का खात्मा करने लेके आए हैं बाबा सर, जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। तो आज का टॉपिक है भ्रूणकोश वर्सेज भ्रूणपोष। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन क्या होते हैं, और गुरु बीजाणु जनन में मैंने बताया था 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु बचता है जिसे कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, और उस क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही आपके क्या बनता है, भ्रूणकोश बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। और ये निषेचन से पहले, एक आपके निषेचन से पहले और एक आपके निषेचन के बाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी निषेचन से पहले और निषेचन के बाद होती है। तो आपका और प से याद रख ले। क आपके पहले आता है तो निषेचन से पहले, प आपके बाद में आता है तो निषेचन के बाद। देखो बहुत सिंपल है याद रखना, ऐसे याद रख लिया। चलो शुरुआत करते हैं आपके पहले भ्रूणकोश की, उसके बाद बात करेंगे भ्रूणपोष की, एम्ब्रियो सैक की और एंडोस्पर्म की। इंग्लिश में तो याद रहते हैं लेकिन हिंदी वाले हमेशा कंफ्यूज करने में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी के साथ अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, लेकिन अब है तो है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी, मादा युग्मकोश यानी कि भ्रूणकोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक की। अब एम्ब्रियो सैक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमने क्या पढ़ा था, अपने 4 गुरु बीजाणु बने थे। कितने? 4 गुरु बीजाणु। ये देखो सर 4 गुरु बीजाणु बने, चारों में बना देता हूं, बिल्कुल ये 4 गुरु बीजाणु बने हैं, बिल्कुल बेटा ये 4 गुरु बीजाणु बने हैं, और चारों में से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और एक आपके बचता है जिसे कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। जिसे क्या कहते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। ये मैंने आपके क्या रख दिया यहां पे, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये रख दिया क्रियाशील, क्या रख दिया, गुरु बीजाणु रख दिया। और ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है आपके, यही आपके आगे क्या बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। सर कैसे बनाएगा, बात करते हैं बेटा। क्रियाशील गुरु बीजाणु को यहां पे ले आते हैं, ये रहा क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसमें आपके क्या होता है बच्चे, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, समसूत्री केंद्रक विभाजन, ठीक है। ये लिख दिया आपके सर, बिल्कुल ठीक है, समसूत्री केंद्रक विभाजन हो गया। कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए, ठीक है। पहला हुआ, ऐसा कैसा आपके क्या हुआ बेटा, समसूत्री केंद्रक विभाजन हुआ। दूसरा ये लीजिए बेटा, समसूत्री केंद्रक विभाजन आपके पहले लिखा हुआ, तो आप देख लीजिए बेटा, बिल्कुल सर। कितने बने सर, 4 बने। कितने बने, 4 बने। अब आगे एक और होता है बेटा, क्या, समसूत्री केंद्रक विभाजन। ये लीजिए बेटा, समसूत्री केंद्रक विभाजन। और कितने केंद्रक बन गए मेरे लाला, 8 बन गए। कितने बन गए, 8 बन गए। ये रहे 8 केंद्रक। अभी सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, केंद्रक विभाजन हो रहा था। अब आपके आगे क्या होगा मेरे बच्चे, यहां पे आपके केंद्रक विभाजन के बाद जीव द्रव्य विभाजन तथा, कौन सा विभाजन होगा, जीव द्रव्य विभाजन, तथा साथ में कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, तथा कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो पहले केंद्रक विभाजन और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके कोशिका भित्ति का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि आपके 4 गुरु बीजाणु बने, जो कि मैंने गुरु बीजाणु जनन में पढ़ा दिया था। अब वो आपके इस टॉपिक में नहीं है तो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा। अब 4 में से 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए। ये लीजिए सर, नष्ट हो गए।
जो बचा है उसको क्या कहते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अच्छा ये कैसे होते हैं, एन होते हैं, एन होते हैं, आपको पहले से पता है, ठीक है, अगुणित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है पहला, दूसरा और तीसरा। कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक बन गए। अब जो 8 केंद्रक बने हैं, अब 8 केंद्रक बने हैं बेटा, अब उसमें आगे क्या होगा, जीवद्रव्य विभाजन तथा कोशिका भित्ति का क्या निर्माण हो जाएगा और बनेगा बेटा आपके कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं, ठीक है। ये आपके 3 और 3 आपके ऊपर वाली 6 हो गई और एक बड़ी वाली और बीच में 8 केंद्रक। तो यहां लिख रहा हूं एक संरचना बनेगी, कैसी, 7 कोशिकीय। कैसी संरचना, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। और इसी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसी को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक है, अगुणित है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं कि जो भ्रूण कोश आपके बनता है, किससे बनता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, ठीक है। कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, 1 2 3। तो लिख देता हूं, ये भी नंबर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 1, ये 2 और ये 3 केंद्रक विभाजन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जीवद्रव्य विभाजन तथा कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण। और उसके बाद आपके क्या बनता है बेटे, भ्रूण कोश बनता है, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है। अब आपको मैं पूरी एनसीईआरटी रीड करवा देता हूं। सबसे पहले क्रियाशील गुरु बीजाणु, 4 बने थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, 1 क्रियाशील रहा। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये चलिए अब मैं बताता हूं। ये देखो, अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से 1 कार्यशील होता है, 1 क्रियाशील होता है, ठीक है। जबकि 3 अन्य क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये भी लिखा दिया, ठीक है। क्रियाशील जो कार्यशील होता है का विकास मादा युग्मकोद्भिद के रूप में होता है, यानी कि भ्रूणकोश के रूप में होता है, ठीक है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने की प्रक्रिया एक बीजाणु कहलाती है। ये मैं लिखवा देता हूं कि एक अकेले से भ्रूणकोश बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक बीजाणु का, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 नहीं है, एक बीजाणु, मोनोस्पोरिक, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कितने आपके बीजाणु को भ्रूणकोश बनाते हैं, मोनोस्पोरिक, ये लिख दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे बच्चे। तो 4 नहीं बनाते, 3 में से 3 नष्ट हो जाते, 1 बनाता, तो 1 बनाता तो मोनोस्पोरिक, ठीक है। ये रहा आपके क्या हो जाएगा, कहां पे रहा कि 1 बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक। अब क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु में केंद्रक विभाजन होता है, तो 2 केंद्रक बन गए, फिर आपके ध्रुवों पे चले गए और फिर आपके 2 आपके कोशिका संरचना बन जाती है, फिर 2 विभाजन और होते हैं, फिर आपके 4 केंद्रक बन जाते हैं, फिर 8 केंद्रक बन जाते हैं। ये आपके पहले केंद्रक विभाजन था, जो आपके केंद्रक विभाजन होता रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके की कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है और भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। अब 8 में से 6 केंद्रक भित्ति कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जबकि 2 केंद्रक आपके मुक्त रहते हैं। तो आपके क्या रहते हैं, शेष 2 बच्चे केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ये सारी संरचना मैं आपको भ्रूण कोश में बताऊंगा। तो ये अगर आपको समझ में आया हो बेटा, तो ये डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि इससे सारी चीजें क्लियर हो रही है। जो पीछे जितनी भी थ्योरी लिखी थी वो यहाँ इस डायग्राम में है। वापस बता दे रहा हूं कि 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो गए, 1 बचा क्रियाशील गुरु बीजाणु। इस 1 गुरु बीजाणु से आपके भ्रूणकोश का निर्माण होता है, इसलिए प्रक्रिया को कहते हैं एक बीजाणु क्या, मोनोस्पोरिक। अब इसमें क्या होता है, इस स्पोर में, इस बीजाणु में आपके समसूत्री विभाजन होता है। पहले 1 होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 8 केंद्रक बन जाएंगे। 4 पहले 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनते ही उसमें आपके जीवद्रव्य का आपके विभाजन होगा और कोशिका भित्ति का क्या होगा, निर्माण होगा। और क्या बन जाएगी, एक संरचना बन जाएगी, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। और उस संरचना को क्या कहेंगे, भ्रूणकोश कहेंगे। ये तो हो गया भ्रूणकोश के बारे में, ठीक है। अब इसकी संरचना बना लेते हैं। इसकी क्या बना लेते हैं, संरचना। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का क्या वितरण है, एक बार मैं बना देता हूं, फिर आपके क्या करते हैं, उसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अपन, एक बार इसके बारे में बना लेते हैं। तो ये एक ऐसी संरचना कुछ आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, हाँ जी बिल्कुल, एक ऐसी संरचना दे रखी है। अब इस संरचना में क्या होता है मेरे बच्चे, इधर आपके 3 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं। ये आपके 3 कोशिकाएं रही। इसको मैं एक बार वापस बना देता हूं यहाँ पे।
ये 3 कोशिकाएं रही, ये आपके 3 कोशिकाएं कहलाती है प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या कहलाती है? प्रतिमुख या प्रतिव्यासत कोशिकाएं कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? प्रतिमुख या प्रतिव्यासत कोशिकाएं। और कोशिकाएं कितनी है बेटा? 3 कोशिकाएं, तीनों में केंद्रक पाया जाता है और तीनों कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है। अच्छा, ये जिस सिरे पर पाई जाती है उसको कहते हैं निभागीय सिरा। क्या कहते हैं? निभागीय सिरा। तो यहां मैं ये भी लिख देता हूं, ये कौन सा सिरा है? निभागीय सिरा है। कौन सा सिरा है? निभागीय सिरा है। और दूसरा वाला सिरा कौन सा होगा? बीजांड द्वारी सिरा। तो इन सिरों के बारे में भी मैंने लिख दिया, ये कौन सा सिरा हो जाएगा? बीजांड द्वारी सिरा हो जाएगा। अब जो बीजांड द्वारी सिरा है, अब इस बीजांड द्वारी सिरे में भी कोशिकाएं पाई जाती है। 2 कोशिकाएं आपके ऐसी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, ये मैंने आपके बना दी। अब ये जो 2 कोशिकाएं आपके बड़ी बड़ी होती है, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है मेरे बच्चे? 2 है। कितनी है? 2 है। अब सहायक कोशिकाओं के साथ इसमें केंद्रक भी आपके पाए जाएंगे और इसके साथ एक कोशिका और पाई जाती है। बिल्कुल सर, एक कोशिका और पाई जाती है और उस कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अंड कोशिका। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। ये मैंने लिख दिया अंड कोशिका। और ये जो सहायक कोशिका और अंड कोशिका है, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको 3 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं, ये 6 कोशिकाएं होगी। एक कोशिका बीच वाली कहेगी जिसमें आपके 2 केंद्रक पाए जाते हैं मुक्त रूप से। ये 2 केंद्रक हो गए। केंद्रकों को कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और ये n+n होते हैं। क्या होते हैं? n+n होते हैं। बाद में इसे क्या कहेंगे? द्वितीय केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय केंद्रक कहेंगे, जो कि आपके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 2n हो जाएगा। यहां आपके क्या होगा? नर युग्मक आएगा और इसी से क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण कोश में ही जो कोशिकाएं जो केंद्रक स्थित होते हैं, उनके साथ नर युग्मक मिलके क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है। ये तो भ्रूण कोश की संरचना है। किसकी संरचना है मेरे बच्चे? भ्रूण कोश की संरचना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, ये संरचना किसकी है मेरे बच्चे? भ्रूण कोश की संरचना है। याद रखना है, एम्ब्रियो सैक की संरचना है। अब इसमें जो बड़ी वाली कोशिका है उसको क्या कहते हैं? आपके केंद्रीय कोशिका कहते हैं। आपके क्या कहते हैं बेटे? केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो ये तो हो गया किसके बारे में? आपके कोशिकाओं के बारे में। अब एक छोटी सी संरचना और है जो कि यहां पाई जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसको कहते हैं तंतुमय समुच्चय। क्या कहते हैं? तंतुमय समुच्चय कहते हैं। और ये जो तंतुमय समुच्चय होता है, यह पराग नली को दिशा निर्देशित करता है। किसको? पराग नली को दिशा निर्देशित करता है। ये रहा बेटा दिशा निर्देशित करना। किसको? पराग नली को। कौन करता है सर? कौन करता है सर? तंतुमय समुच्चय करता है। और कहां पाया जाता है सर? ये भी बता दीजिए। पाया जाता है सहायक कोशिकाओं में। सहायक कोशिका कितनी है? 2। अंड कोशिका कितनी है? 1। तीनों मिलके क्या बना रही है? अंड उपकरण। बड़ी वाली कोशिका केंद्रीय जिसमें आपके कोशिकाएं सारी, बीच में जो मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं ध्रुवीय n+n, बाद में द्वितीय केंद्रक, जिसके साथ नर युग्मक मिलके क्या बनाएगा? भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये क्या हो जाती है? इधर वाले सिरे की प्रतिमुख या प्रतिव्यासत कोशिकाएं। ये 3 हो गई। ठीक है बच्चे, ये निभागीय सिरा, ये बीजांड द्वारी सिरा। सारी कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं बच्चे कि इसकी जो आपके व्याख्या है एनसीईआरटी में, वो क्या है? पूर्ण कोश के अंदर कोशिकाओं का विकास। अब कैसे विकास? एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर 8 केंद्रकीय और आपके 7 कोशिकीय होता है। कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिकाएं होती है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है, एक साथ समूह में होती है जिसे कहते हैं अंड उपकरण। और इसमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया।
सहायक कोशिका में बीजाणुधारी छोर पर एक विशेष आपके स्थूलन पाया जाता है जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, फिलिपॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नली को दिशा निर्देशित करने का काम करता है। यह भी बता दिया था। अन्य 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे पर पाई जाती है जिन्हें प्रतिव्यासत या एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, और वृहद केंद्रीय कोशिका जो बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि बाद में द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। उसके साथ नर युग्मक मिलकर पूर्ण पोष का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे चलते हैं। ये किसके बारे में हो गया बेटा? आपके सारी चीजें मैंने बता दी। ये हो गया भ्रूण कोष के बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में, भ्रूण कोष का कैसे कबूतर भ्रूण कोष के बारे में। अब पास पतंग वाला भ्रूण कोष आएगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। तो चलिए फिर दोनों का कंपैरिजन भी कराऊंगा। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है उसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है। इससे आपके 2 केंद्रक, 2 से 4, 4 से 8, तो पहले 1, दूसरा और तीसरा, ये 3 समसूत्री विभाजन हुए। इससे आपके बाद में ये क्या बना बेटा? आपके बना भ्रूण कोष। ये आपके बीजाणुधारी सिरा है इस साइड, और इस साइड अब इधर आ जाएगा, ये बीजाणुधारी सिरा आ जाएगा, ठीक है। और बीजाणुधारी सिरे पर मैंने अभी बताया 3 कोशिकाएं होती है, 2 आपके सहायक कोशिकाएं होती है और 1 अंड कोशिका होती है। दूसरे सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है जिस सिरे से निभागीय सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? निभागीय सिरा कहते हैं। यह भी मैंने आपको बता रखा है। और बीच में केंद्रीय कोशिका और 2 पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है बच्चे। चलिए अगले आपके जो टॉपिक है अगला, भ्रूण पोष निर्माण। और भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा नर युग्मक होता है, ठीक है, यहां दूसरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन नर युग्मक जरूर लिख रहा हूं। ये नर युग्मक रहा, और जो कि क्या होता है? एन होता है, ठीक है। ये किससे मिलेगा बेटा? आपके कि द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। और द्वितीय केंद्रक किससे बना है? ध्रुवीय केंद्रक से। तो द्वितीय केंद्रक कैसा होता है मेरे बच्चे? 2n होता है। क्या होता है? 2n। तो ये n और ये 2n मिलके, ये n और ये 2n मिलके क्या बनाएगा बच्चे? ये बनाएगा आपके बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहते क्या है ये भी बता देता हूं। इसको कहते हैं त्रिसलेन। क्या कहते हैं? त्रिसलेन कहते हैं। और ये बनाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये लिख रहा हूं मैं आपके, प्राथमिक भ्रूणपोष, पोष आ गया देखो, केंद्रक। क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, PEN, प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस। आपके प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपके 3n। क्या हो गया? 3n। कितनी कोशिकाएं अगर पूछे, कितने केंद्रक भाग लिए? 2 ये, 1 ये, 3 केंद्रक भाग लिए त्रिसलेन में, ठीक है। अब आगे क्या बनेगा सर? आगे भी बता देता हूं बेटा। इससे बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष। ये लिख रहा हूं मैं आपके, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये लिख दिया, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका लिख दिया। और इससे आगे ये भी आपके क्या होती है? 3n होती है, ठीक है। और इससे आगे क्या बनेगा बेटा? इससे आगे बनेगा भ्रूणपोष। क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये उत्तक होता है एक प्रकार का। अब देखो यही लिखा है आगे, यही लिखा है सारा कि दूसरा नरयुग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्र की ओर गति करता है और उनसे संलग्नित होकर त्रिगुणित यानी कि 3n आपके क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये देखिए नरयुग्मक आपके था, 2 द्वितीय केंद्रक यानी कि ध्रुवीय केंद्रक जो n+n थे उनसे ही मिला है, ठीक है। त्रिसलेन कहलाएगा। और क्या होगा बेटा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। ये देखो ये लिखा है, PEN बनाएगा। इसके अंतर्गत 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिसलेन कहते हैं। ये n+n 2n थे, ठीक है। n+n थे पहले, 2n तो अभी बनाया मैंने, ठीक है। तो ये 3 अगुणित केंद्रक हो गए, तो इसको क्या कहते हैं बेटे? त्रिसलेन कहते हैं। त्रिसलेन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में आपके बन जाती है। ये रही आपके जो कोशिका थी वो आपके किसमें? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बन गई जो केंद्रीय कोशिका थी। और उसके बाद में क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष बन जाएगा। ये रहा आपके विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में क्या हो जाता है? विकसित। जो युग्मनज बनेगा, एक नर युग्मक और था जो अंड कोशिका के साथ जुड़ा था, उसने युग्मनज बनाया था और वो क्या बनाया आगे? भ्रूण बनाया, ठीक है बेटा। ये तो किसके बारे में है? आपके भ्रूणपोष के निर्माण के बारे में।
अगर मैं बात करूं भ्रूणपोष की कोशिकाएं जो होती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, वो आपके क्या करती है, भ्रूणपोष उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? भ्रूणपोष उत्तक बनाती है। अभी मैंने बताया कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका ये रही, ठीक है सर, ये आपके क्या होती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ठीक है, कोष नहीं लिख रहा हूं यहां पे, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ये रहा आपके प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये क्या बनाती है आगे, भ्रूणपोष उत्तक बनाती है। क्या बनाती है मेरे बच्चे, भ्रूणपोष उत्तक बनाती है। ये रहा भ्रूणपोष उत्तक रहा आपके। ये जो भ्रूणपोष उत्तक है, ये जो उत्तक है आपके दो प्रकार से विभाजन करेगा। एक तो करेगा मुक्त केंद्रकीय, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, ये रहा आपके मुक्त केंद्रकीय, ये मैंने लिख दिया है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। और दूसरा बनाएगा भ्रूणपोष, ठीक है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, और दूसरा बनाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा? कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाएगा। ये भी आपके लिख देता हूं कि कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए थोड़ा डिटेल में। अब इसमें क्या होता है बेटा, मुक्त केंद्रकीय में क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। ये देखिए, सिर्फ केंद्रक विभाजन होगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होगा आपके, ये सबसे लास्ट में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये लिखा कोशिका द्रव्य का विभाजन तथा कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति निर्माण, ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है मेरे बच्चे। और ये आपके इसका एग्जाम्पल अगर पूछे तो इसका हो जाएगा बेटा नारियल पानी। क्या हो जाएगा? नारियल पानी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर आपको एक बार वापस बताऊं मैं आपके, क्या होता है बेटा कि जो भ्रूणपोष उत्तक होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष उत्तक में बदलेगी, और जो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है उसमें सिर्फ आपके केंद्रक का विभाजन होगा। पहले केंद्रक विभाजन हो रहा है और सबसे लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन तथा कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और ये पाया जाता है नारियल पानी में। अगर मैं बात करूं कोशिकीय भ्रूणपोष में, और कोशिकीय भ्रूणपोष में बेटा आपके ये कोशिका है, ठीक है, इससे आपके दो कोशिकाएं बन जाएगी। ये लीजिए सर, इससे दो से कितनी बन जाएगी सर? 4 बन जाएगी। ये लीजिए सर, 4 से कितनी बन जाएगी सर? 4 से आपके 8 बन जाएगी। ये लीजिए सर, 4 से 8 बन गई, बिल्कुल बेटा, ये 4 हो गई और ये 4 ये हो गई, तो कितनी बन गई? 8 बन गई, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपके क्या हो रहा है कि आपके जैसे ही केंद्रक विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन हो जाएगा। और ये कहां पाया जाता है मेरे बच्चे? अगर बात की जाए तो नारियल की सफेद गिरी में। किसकी? नारियल की जो व्हाइट व्हाइट गिरी होती है, नारियल की सफेद गिरी, उसमें आपके कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल की सफेद गिरी में पाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर बात की जाए, दोनों नारियल में पाए जाते हैं। जो केंद्रक वाला है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है, वो तो किस में पाया जाता है? नारियल पानी में। और जो कोशिकीय भ्रूणपोष है वो किस में पाया जाता है मेरे बच्चे? नारियल की सफेद गिरी में पाया जाता है। दोनों का अलग अलग विभाजन हो रहा है। इसमें सिर्फ केंद्रक विभाजन हो रहा था पहले, बाद में कुछ जीव द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक विभाजन के साथ साथ जीव द्रव्य विभाजन और कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। ये किसके बारे में था? भ्रूणपोष के बारे में। अब मैं दोनों का अलग अलग पॉइंट बता देता हूं। जितने भी आपके पॉइंट है, दोनों के अलग अलग जो भी पॉइंट है वो बता रहा हूं। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले भ्रूणकोष की परिभाषा। भ्रूणकोष परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद है। तो अगर पूछे भ्रूणकोष क्या है? परिपक्व फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसमें अंड कोशिका पाई जाती है और अंड कोशिका नर युग्मक के साथ मिलके किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। तो मादा युग्मकोद कौन होगा परिपक्व अगर पूछा जाए तो? भ्रूणकोष, ठीक है। कहां पाया जाता है? तो पुष्प के अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है वहां पाया जाता है, क्योंकि वहां भी गुरु बीजाणु थे, और जहां गुरु बीजाणु होगा वहीं भ्रूणकोष होगा। क्यों? क्योंकि क्रियाशील गुरु बीजाणु से ही तो भ्रूणकोष बना है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, बनने की प्रक्रिया क्या है कि युग्मक जनन जो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा होता है, इसमें जो एक मादा बीजाणु आपके होता है, जो मेगास्पोर होता है, की कोशिका में विभाजन के द्वारा होता है। 3 समसूत्री विभाजन हुए तो उसी से तो हुआ था,
ठीक है। अब क्रोमोसोम की संख्या इसकी सभी आपकी कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित होती है। मुख्य कार्य क्या है? मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण करना। इसका अंड कोशिका का निर्माण करना है, जबकि जब भ्रूणपोष आएगा तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। यह निषेचन से पहले बना है, वो निषेचन के बाद बनेगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाली संरचना है। ठीक है। एक आपके अंड कोशिका है, 2 आपके सहायक कोशिका है, 3 आपके प्रतिव्यासक कोशिका है, एक आपकी द्वितीय केंद्रक है जो कि आपके ध्रुवीय केंद्रकों से मिलने से बनता है। एक द्वितीय केंद्रक होता है ना 2n, जो कि आपके ध्रुवीय केंद्रकों से मिलता है। ध्रुवीय केंद्र कितने हैं? 2। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। निषेचन के बाद भ्रूणकोश निषेचन से पहले बनकर तैयार रहता है। ठीक है। निषेचन में भूमिका क्या? ये निषेचन से पहले है और निषेचन की प्रक्रिया इसी के अंदर होती है, क्योंकि इसकी जो अंड कोशिका है वही तो निषेचन होता है और वही आपके युग्मनज बनाती है। ठीक है मेरे बच्चे। ये तो किसके हो गया? भ्रूणकोश। अच्छा, ये कब होगा? निषेचन से पहले। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये निषेचन से पहले की संरचना है। ठीक है। निषेचन से पहले की संरचना, पहले की संरचना। अगला बताता हूं आपको भ्रूणपोष, जो कि निषेचन के बाद की संरचना। इसके बारे में भी लिख देता हूं, निषेचन के बाद की संरचना। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये निषेचन के बाद की संरचना है और ये भ्रूणपोष है। इसकी परिभाषा क्या है? भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है, पोषण प्रदान करता है। किसको? भ्रूण को। ठीक है। कहां पाया जाता है? बीज के अंदर, भ्रूण के चारों तरफ विकसित होता है। बीज के अंदर, भ्रूण के चारों तरफ। बनने की प्रक्रिया क्या है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया के बाद होता है। एक नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से सलित होता है तो बनता है। अच्छा, ये कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, 3n होता है। ये 3n होता है क्योंकि इसमें एक n नर युग्मक होता है, जबकि 2n 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, n+n। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? एकमात्र मुख्य कार्य है विकासशील भ्रूण को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। संरचना क्या है? ये कोशिकाओं का एक समूह है जो भोजन जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा जमा करके रखता है और इसकी प्रकृति विभिन्न पौधों में आपके अलग अलग, जैसे किसी में ठोस तो किसी में तरल। ठीक है। तरल किसमें? नारियल पानी में, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है। निषेचन के में भूमिका क्या है? निषेचन, भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनना शुरू होता है। भ्रूणकोश निषेचन से पहले, भ्रूणपोष निषेचन के बाद। यह परिपक्व बीज में मौजूद रहता है और बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके किसके? भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है मेरे बच्चे। अगर कोई बच्चा सीयूटी की तैयारी कर रहा है तो सीयूटी का महापैक ले सकता है। साल का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है दिवाली पे, आपके 4499 में आपके बैच मिल रहा है महापैक। और महापैक एक ऐसा बैच है जिसमें जितने भी बैच आते हैं, आपके जितने महीने का महापैक है, जैसे ही 10 महीने का महापैक है तो 10 महीने में जितने भी बैच आते हैं वो आपको उन सब का फ्री एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, अब ये दिवाली पे अगर महापैक लेते हो तो आपको साथ में एक स्पिन घुमाने को मिलेगा, पहिया घुमाने को मिलेगा। घुमाइए इसको तो कुछ भी आ सकता है इसमें से। रिफंड भी हो सकता है, फ्री बुक भी हो सकती है, फ्री ई बुक भी हो सकती है, डिजिटल वॉच हो सकती है और फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है मेरे बच्चे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ तो बिल्कुल जुड़िए बेटा। यहां जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। क्विजेज होती है, ठीक है, पीडीएफ मिलती है, लाइव सेशन होते हैं आपके टीचर के। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये तो था किसके बारे में? भ्रूणकोश और भ्रूणपोष के बारे में। इससे पहले मैंने आपको लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ाया, वो आप वीडियो जरूर देखना। अगर ये आपने भ्रूणपोष और भ्रूणपोष समझना है तो वो वीडियो आपको देखना बनता है। ठीक है मेरे बच्चे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन रहता है और कौन से टॉपिक में मेरे को ब्लास्ट करना है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और ये भी बताना ये सीरीज कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।